आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की भी प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी के इस बयान कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे देगी, सिद्धरमैया ने इसे कोरी बकवास बताया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस देश में पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है, जबकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया है। सभी मुसलमान जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में रखकर कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण का बड़ा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक कांग्रेस सरकार की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनकर मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि संविधान में आरक्षण को निर्बाध रूप से बदलना संभव नहीं है। आरक्षण का संशोधन सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही संभव है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को संशोधित करने का अधिकार भी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति से संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस देश की त्रासदी है कि प्रधानमंत्री के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। यह तथ्य कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों तक शासन किया है और उनके पास अपनी उपलब्धियों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक असफल प्रधानमंत्री हैं। सीएम सिद्धरमैया ने आगे कहा कि केवल एक अनपढ़ व्यक्ति ही इस तरह के निराधार आरोप लगा सकता है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बार बार अपने प्रत्याशी बदलने को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है और इसी कड़ी में अब खबर है कि उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट पर पार्टी ने एक बार फिर प्रत्याशी बदल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का टिकट काट कर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट के लिए अखिलेश यादव आज गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव साल 2019 में कन्नौज से चुनाव हार गई थीं। देश के चुनावी माहौल में जारी बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वे 90% लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाली जातीय गणना के एक्सरे के विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। राहुल गांधी ने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि जातीय गणना उनका संकल्प है और वह इसे पूरा करके रहेंगे। कोई इस मार्ग में बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि यह उनकी राजनीति नहीं जीवन का लक्ष्य है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे ओबीसी में कोई रुचि नहीं है, मैं तो इस शब्द को खत्म करने का पक्षधर हूँ। इन्हें बराबरी का दर्जा देकर न्याय दिलाकर मुख्य धारा में जोड़ना चाहता हूँ। सरकार आई तो इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन भाजपा कहती है कि वह देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय गणना सिर्फ जाति सर्वे नहीं है, इसमें आर्थिक और औद्योगिक सर्वे भी जोड़ेंगे। इससे पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है, संस्थानों में उनकी भागीदारी क्या है। इससे पता चलेगा कि 70 साल की आज़ादी के बाद देश के हालात क्या हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने आंध्र प्रदेश की 3 लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पहले बात करें लोकसभा सीटों की, तो नरसापुरम से कोर्लापति ब्रह्मानंद राव, राजमपेट से एसके बशीर और चित्तूर से एम जगपति को टिकट दिया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए चिपुरुपल्ले विधानसभा सीट से आदि नारायण जम्मू, विजयवाड़ा ईस्ट से पोनू गुप्तीनाथ चारैया, तेनाली सीट से चंदूसंबा सिवुड्डू, कोडाप्पी से पसुमर्थी सुधाकर, मार्कापुरम से सईद जावेद अनवर, कुर्नूल से शेख जिलानी बादशाह, बापटला से गांता अंजी बाबू और सत्तेनापल्ली से चंद्रपाल चुक्का कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनावी माहौल में कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर लगातार निशाना साध रहे प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक और नया दावा किया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष देश को तबाह करना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडिया गठबंधन ने 1 ईयर 1 पीएम का फॉर्मूला बनाया है। एक साल एक पीएम और दूसरे साल दूसरा पीएम एक कुर्सी पर बैठेगा तो 4 लोग कुर्सी की टांग पकड़ के बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे कि इनका साल पूरा कब होगा।
पीएम मोदी ने कहा कि सुनने में लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने होंगे, लेकिन ये देश को तबाह करने वाला खेल है। ये आपके सपनों को चकनाचूर करने वाला खेल है। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से वलीउल्लाह समीर को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से मौजूदा सांसद और पार्टी उम्मीदवार हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट को ओवैसी के परिवार का गढ़ माना जाता है। ओवैसी खुद इस सीट पर 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं अब बात करें बीजेपी कैंडिडेट की, तो भाजपा ने इस सीट पर माधवी लता को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि यहां मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को शिवसेना का फर्जी प्रमुख करार दिया। गृह मंत्री ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के डर के चलते नहीं अटेंड किया। अमित शाह ने कहा कि जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के चीफ होने का दावा करते हैं, शिवसेना के वही फर्जी अध्यक्ष आमंत्रित किए जाने के बाद भी सोनिया गांधी के खौफ के चलते प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। राहुल बाबा को भी निमंत्रण मिला था, पर वह भी इस प्रोग्राम में नहीं आए। इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा न लेकर भगवान राम का अपमान किया है। उद्धव बाबू आपने बाला साहेब के हर संस्कार को छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे बाला साहेब के सारे संस्कारों को लेकर आगे बढ़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कल बुधवार को एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक चुनावी सभा के दौरान बेहोश हो गए। दरअसल गडकरी यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र के पुसाद में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान वे बेहोश हो गए। इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें तुरंत वहां से ले गए। हालांकि कुछ देर बाद वह ठीक हो गए और उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। बाद में जानकारी देते हुए गडकरी ने एक्स पर लिखा कि एक रैली में गर्मी के कारण बेचैनी महसूस हुई, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं और अगली रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। नितिन गडकरी के इस बेहोश होने वाले वीडियो को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के चरणों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने देश भर में भीषण गर्मी की स्थिति के बीच 7 चरण के चुनावों पर चिंता व्यक्त की। सीएम बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। नितिन गडकरी, इस भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार करना वास्तव में असहनीय है। आज 24 अप्रैल है और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे 7 चरणीय चुनाव 1 जून तक जारी रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच बीते लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है और साथ ही खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी गुप्त रूप से दी हैं, जिनका इस्तेमाल करना यूक्रेन ने शुरू कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका पहले यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के मध्यम दूरी वाले हथियार दे चुका है, लेकिन वह अभी तक यूक्रेन को कोई बड़ा और शक्तिशाली हथियार देने से बचता रहा था। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि बाइडेन ने बीती फरवरी में गुप्त रूप से लंबी दूरी वाली मिसाइलें यूक्रेन को देने वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। ये मिसाइलें 300 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं कि अमेरिका ने यूक्रेन को राष्ट्रपति के निर्देशों के तहत लंबी दूरी वाली ATACMS मुहैया कराई थी और अमेरिका ने इसकी जानकारी यूक्रेन के निवेदन पर सार्वजनिक नहीं की थी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इजरायली सैन्य बलों ने हाल के महीनों में दक्षिण लेबनान में एक्टिव हिजबुल्लाह के आधे से अधिक कमांडरों को मार दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जो कमांडर बचे रह गए वो भी छुपकर रह रहे हैं। वहीं एक अन्य बयान में इजरायली सेना ने कहा कि कल बुधवार को उन्होंने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े 40 ठिकानों पर हमले किए। आपको बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच भी सीमा पर रोजाना झड़पें हो रही हैं। IPL 2024 का 40वां मैच कल बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने गुजरात को 4 रनों से हरा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 220 रन ही बना सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा।
बता दें कि यह दिल्ली की गुजरात के खिलाफ लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले अहमदाबाद में भी दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की थी। स्टॉक मार्केट आज गुरुवार 25 अप्रैल को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 60 अंक फिसलकर 22,350 के नीचे गिर गया, तो वहीं सेंसेक्स भी करीब 200 अंक टूटकर 73,600 के लेवल पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 114 अंक ऊपर 73,852 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 239 अंक नीचे 47,939 पर कारोबार कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।